अभिवादन। आज हमारे सामने सीटेट विज्ञान मैराथन के कुछ शानदार रिवीजन नोट्स हैं। ये भौतिकी और जीव विज्ञान के बड़े जरूरी सिद्धांतों को कवर करते हैं, लेकिन हम सिर्फ इन्हें पढ़ने नहीं वाले हैं। हमारा मिशन है इन नोट्स के पीछे की दुनिया को समझना, मतलब वो अदृश्य शक्तियां जो हमारी दुनिया चलाती हैं, आवाज जो हम सुनते हैं, बिजली जो हमारे घरों को रोशन करती है और जीवन की वो प्रक्रिया जो हमें बनाती है। तो चलिए इन अदृश्य शक्तियों की परतें खोलते हैं। शुरुआत करते हैं ध्वनि से। एक मिनट, यहां एक दावा है कि गर्म हवा में आवाज तेज चलती है। ये मुझे हमेशा से उल्टा लगता रहा है। इसमें क्या सच्चाई है? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि सुनने में ये वाकई उल्टा लगता है, लेकिन ये 100% सच है। अच्छा। हाँ, इसे समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि ध्वनि है क्या। ध्वनि असल में एक कंपन है, एक वाइब्रेशन। ठीक है। और इस वाइब्रेशन को आगे बढ़ने के लिए एक माध्यम चाहिए। आप इसे ऐसे समझिए जैसे लोगों की एक लाइन में कोई फुसफुसाकर कोई राज आगे बढ़ा रहा हो। दिलचस्प एनालॉजी है। हाँ, तो अब सोचिए, अगर लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े हों, मतलब एक ठोस चीज की तरह, तो वो राज एक झटके में आखिरी आदमी तक पहुंच जाएगा। फौरन? बिल्कुल। अगर वो थोड़ा दूर दूर खड़े हों, जैसे कोई द्रव, तो थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। और अगर वो एक बड़े कमरे में फैले हुए हों, जैसे कोई गैस, तो राज को पहुंचने में सबसे ज्यादा समय लगेगा। तो इसीलिए ध्वनि की चाल ठोस में सबसे तेज होती है? एकदम सही। ठोस में सबसे तेज, फिर द्रव में और गैस में सबसे धीमी। और हाँ, निर्वात में, मतलब वैक्यूम में, जहां कोई है ही नहीं, वहां आवाज आगे बढ़ ही नहीं सकती। ठीक है, ये लाइन वाला उदाहरण एकदम साफ है। लेकिन फिर वही सवाल, गर्म हवा में आवाज तेज क्यों? गर्मी में तो हवा के कण और दूर दूर फैल जाते होंगे। बिल्कुल सही सोचा आपने। कण दूर फैलते हैं, जिससे हवा का घनत्व, मतलब डेंसिटी, कम हो जाती है। हाँ। और यहीं पर असली विज्ञान है। ध्वनि का जो वेग है, उसका घनत्व के साथ एक उल्टा रिश्ता होता है। माध्यम जितना कम घना होगा, कंपन उतनी आसानी से और उतनी तेजी से आगे बढ़ेगा। तो गर्म, कम घनत्व वाली हवा में ध्वनि ठंडी, ज्यादा घनत्व वाली हवा के मुकाबले तेजी से सफर करती है। वाह, तो मेरा अंदाजा गलत था, अब समझा। अच्छा, जब हम आवाज की बात करते हैं तो दो शब्द बार बार आते हैं, प्रबलता और तारत्व, मतलब लाउडनेस और पिच। हाँ, मेरे सामने मान लीजिए एक बांसुरी और एक ढोल रखा है। दोनों की आवाज में जो फर्क है वो इन्हीं गुणों की वजह से है। एकदम सही। और इन दोनों के पीछे का विज्ञान है आयाम और आवृत्ति, मतलब एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। आयाम मतलब? आयाम को आप ध्वनि की लहर की ऊंचाई समझिए। अच्छा। लहर जितनी ऊंची, आवाज उतनी ही प्रबल, उतनी ही दमदार होगी। जैसे ढोल पर जोर से मारना, मतलब ज्यादा आयाम यानी तेज आवाज। और धीरे से थपकी देना, मतलब कम आयाम यानी धीमी आवाज। बिल्कुल। तो फिर बांसुरी की तीखी आवाज? वो क्या है? वो है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है कि एक सेकंड में ध्वनि की कितनी लहरें गुजर रही हैं। आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी, आवाज उतनी ही तीखी या पतली होगी, जैसे बांसुरी की आवाज या सीटी की आवाज। हाँ, और कम आवृत्ति मतलब मोटी या भारी आवाज, जैसे ढोल की वो धम वाली आवाज। इसे हम हर्ट्स में मापते हैं। लेकिन एक और बात है, अगर मैं सितार और गिटार पर एक ही नोट एक ही वॉल्यूम पर बजाऊं, तभी मुझे पता चल जाता है कि कौन सा सितार है और कौन सा गिटार। ये कैसे होता है? ये तो ना आयाम का फर्क है, ना आवृत्ति का। बहुत बढ़िया सवाल। यहीं पर ध्वनि का तीसरा गुण सामने आता है, गुणवत्ता, मतलब टिम्बर या क्वालिटी। गुणता? हाँ, हर वाद्य यंत्र या हर आवाज की अपनी एक खास पहचान होती है। ये पहचान मुख्य लहर के साथ साथ पैदा होने वाली छोटी छोटी सहायक लहरों से बनती है। अच्छा। यही गुणवत्ता हमें सितार और गिटार की आवाज में फर्क करने में मदद करती है, भले ही उनका नोट और प्रबलता एक जैसी हो। ये आवाज का फिंगरप्रिंट है, कह सकते हैं। आवाज का फिंगरप्रिंट? क्या कमाल का तरीका इसे समझाने का। क्या ऐसी भी ध्वनियां हैं जिनके फिंगरप्रिंट्स तो हैं पर हम उन्हें सुन ही नहीं सकते? बिल्कुल हैं। इंसान के कान हर आवाज नहीं सुन सकते। हमारी सुनने की एक रेंज है। हाँ, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, है ना? एकदम। इसे हम श्रव्य ध्वनि या ऑडिबल साउंड कहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाली ध्वनियों को अपश्रव्य, मतलब इंफ्रासोनिक कहते हैं। इन्हें कौन सुनता है? हाथी जैसे बड़े जानवर। कहते हैं कि वो भूकंप आने से पहले इन तरंगों को महसूस कर लेते हैं। ओह।
और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की ध्वनि को पराश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक कहते हैं। चमगादड़ इसी का इस्तेमाल करते हैं। वो शिकार करने के लिए? हाँ, वो एक तरह से आवाज से देखते हैं। वे पराश्रव्य तरंगे छोड़ते हैं और उनकी गूंज सुनकर अपने रास्ते और शिकार का पता लगाते हैं। ध्वनि की इस अदृश्य दुनिया से अब उस अदृश्य शक्ति की ओर बढ़ते हैं जो हमारे गैजेट्स को जिंदा रखती है, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। चलिए, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो तार के अंदर असल में क्या होता है? क्या बह रहा होता है? तार के अंदर असल में आवेश बह रहा होता है, चार्ज। और ज्यादातर मामलों में ये चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक। इस बहाव की दर को हम कहते हैं विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम एम्पियर में मापते हैं। लेकिन ये बहते क्यों हैं? हाँ, ये अपने आप नहीं बहते। उन्हें एक धक्का या एक दबाव चाहिए होता है। अच्छा। ये दबाव ही है विभवांतर, वोल्टेज, जिसे हम वोल्ट में मापते हैं। आप इसे पानी के पाइप की तरह समझ सकते हैं। वोल्टेज है पानी के टंकी का दबाव और करंट है पाइप में बहने वाले पानी की मात्रा। ठीक है, तो वोल्टेज धक्का है और करंट बहाव है। तो फिर ओहम का नियम जो कहता है V = IR, वो इस कहानी में कहाँ फिट होता है? ये R क्या बला है? R है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, यानी रुकावट। रुकावट। हाँ, हर तार इस बहाव को थोड़ी बहुत रुकावट देता है। ओम का नियम इन तीनों चीजों को एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ते में बांधता है। वो कहता है कि अगर आपको ज्यादा करंट चाहिए तो या तो वोल्टेज मतलब धक्का बढ़ा दो या फिर प्रतिरोध मतलब रुकावट कम कर दो। अच्छा। यही वो साधारण सा नियम है जिसके कारण आपका फोन उसके असली चार्जर से तेजी से चार्ज होता है। उस चार्जर का वोल्टेज ज्यादा होता है जो फोन की फिक्स्ड रुकावट के बावजूद ज्यादा करंट अंदर धकेल पाता है। तो ये रुकावट या प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? क्या हर तार में एक जैसी रुकावट होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करता है। एक, तार की लंबाई। अच्छा। तार जितना लंबा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को उतना लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा और रुकावट उतनी ही ज्यादा होगी। सीधा हिसाब है। हाँ, और दूसरा है तार की मोटाई। यहाँ रिश्ता उल्टा है। मतलब? तार जितना मोटा होगा, इलेक्ट्रॉन्स के बहने के लिए उतनी ज्यादा जगह होगी, यानी रुकावट उतनी ही कम। आप इसे एक हाईवे की तरह सोचिए। ठीक है। एक लंबा संकरा रास्ता यानी पतला तार ट्रैफिक को धीमा कर देगा, जबकि एक छोटा चौड़ा हाईवे मतलब मोटा तार ट्रैफिक को आसानी से बहने देगा। बहुत बढ़िया। और नोट्स में एक और शब्द है प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। ये प्रतिरोध से अलग कैसे है? प्रतिरोधकता पदार्थ का अपना जाती गुण है। ये उस हाईवे के मटीरियल जैसा है। मटीरियल? हाँ, तांबे की सड़क हमेशा चांदी की सड़क से थोड़ी ज्यादा रुकावट देगी, चाहे वो कितनी भी चौड़ी या लंबी क्यों न हो। तो प्रतिरोधकता पदार्थ की पहचान है जो लंबाई या मोटाई पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, अब सर्किट की बात करते हैं। घरों में जो वायरिंग होती है उसमें सारे उपकरण एक साथ जुड़े होते हैं। इसे पार्श्वक्रम मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। हाँ। उसे श्रेणीक्रम यानी सीरीज में क्यों नहीं जोड़ते? वो तो शायद ज्यादा आसान होता। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। सोचिए, अगर आपके घर के सारे उपकरण दिवाली की लड़ियों की तरह श्रेणी क्रम में जुड़े होते, तो अगर एक भी बल्ब फ्यूज होता तो पूरा घर अंधेरे में डूब जाता क्योंकि सर्किट टूट जाता। अरे हाँ। पार्श्वक्रम में हर उपकरण को अपना अलग रास्ता मिलता है। एक के बंद होने से दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा बड़ा फायदा ये है कि हर उपकरण को पूरी 220 वोल्ट की सप्लाई मिलती है, जिससे वो अपनी पूरी क्षमता से काम कर पाता है। अब समझा कि घरों की वायरिंग इतनी जटिल क्यों होती है। हम इस प्रतिरोध या रुकावट का इस्तेमाल भी तो करते हैं ना, जैसे हीटर में। बिल्कुल। प्रतिरोध हमेशा दुश्मन नहीं होता, कभी कभी ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त होता है। हीटर के अंदर नाइक्रोम का तार होता है। नाइक्रोम? हाँ, हमने इसे जानबूझकर ऐसा चुना है जिसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो। जब करंट इस ज्यादा रुकावट वाले तार से गुजरने की कोशिश करता है तो वो बहुत सारी ऊष्मा पैदा करता है, जिससे कमरा गर्म होता है। बिल्कुल। साथ ही इसका गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है, ताकि ये गर्मी से पिघल ना जाए। और बल्ब के फिलामेंट में? बल्ब में होता है टंगस्टन। इसका गलनांक तो और भी ज्यादा है, लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस। बाप रे। ये इतना गर्म हो जाता है कि चमकने लगता है और हमें रोशनी देता है, पर पिघलता नहीं। लेकिन मेरा पसंदीदा उदाहरण है फ्यूज तार। हाँ, वो छोटा सा हीरो। बिल्कुल। ये लेड और टिन से बना होता है। इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है लेकिन गलनांक बहुत कम। अच्छा।
ये हमारे घर के इलेक्ट्रिकल सिस्टम का वो सैनिक है जो सबसे आगे खड़ा होता है। जैसे ही जरूरत से ज्यादा करंट का कोई दुश्मन आता है, ये खुद पिघलकर अपनी जान दे देता है और सर्किट को तोड़ देता है। हाँ, और हमारे कीमती फ्रिज, टीवी और एसी को बचा लेता है। ये एक सोचा समझा बलिदान है। फ्यूज तार के पिघलने की बात से मुझे ऊष्मा मतलब हीट याद आई। ये एक और अदृश्य शक्ति है। जब फ्यूज पिघलता है तो वो ऊष्मा है। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो वो भी ऊष्मा है। ये ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है? ऊष्मा के सफर करने के 3 मुख्य रास्ते हैं। पहला है चालन, कंडक्शन। ये ज्यादातर ठोस चीजों में होता है। कैसे? इसे आप हॉट पोटैटो गेम की तरह समझ सकते हैं। एक कण गर्म होता है, वो अपनी ऊर्जा बगल वाले को पास करता है, फिर वो अगले को, और ऐसे ही गर्मी चम्मच के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। कण अपनी जगह नहीं छोड़ते। अच्छा, बस ऊर्जा आगे बढ़ाते हैं। हाँ। दूसरा है संवहन, कन्वेक्शन। ये द्रव और गैस में होता है। इसमें क्या होता है? इसमें कण खुद चलकर ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। जैसे जब हम पानी उबालते हैं तो नीचे का गर्म पानी हल्का होकर ऊपर उठता है और ऊपर का ठंडा भारी पानी उसकी जगह लेने नीचे आता है। एक साइकिल बन जाता है। बिल्कुल। समुद्र के किनारे चलने वाली ठंडी हवा भी इसी का नतीजा है। और तीसरा और सबसे अनोखा है विकिरण, रेडिएशन। अनोखा क्यों? क्योंकि इसे चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं, ये खाली जगह से भी गुजर सकता है। सूरज की गर्मी हम तक करोड़ों किलोमीटर के वैक्यूम को पार करके इसी विकिरण के जरिए पहुंचती है। कमाल है। अच्छा, बिजली की बात करते हुए आपने कहा था कि जब तार से करंट बहता है तो उसके चारों ओर एक अदृश्य फील्ड बन जाता है। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र। मैंने सुना है वो एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या बिजली और चुंबकत्व में कोई गहरा रिश्ता है? आपने बिल्कुल सही सुना है। ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बहता हुआ करंट हमेशा अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। अच्छा। यही सिद्धांत हमारी मोटरों और पंखों को चलाता है। और इसी तरह बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र से बिजली पैदा की जा सकती है, जो हमारे जनरेटर का सिद्धांत है। ये दोनों शक्तियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो फिर ये जो हमारे फ्रिज पर चिपके हुए स्थायी चुंबक होते हैं, उनके बारे में नोट्स की मुख्य बातें क्या हैं? 3 बहुत जरूरी बातें हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण, प्रतिकर्षण ही चुंबकत्व की असली पहचान है। क्योंकि आकर्षण तो एक चुंबक और एक साधारण लोहे की कील के बीच भी हो सकता है, लेकिन प्रतिकर्षण सिर्फ 2 चुंबकों के बीच ही होगा। बिल्कुल। ये एक तरह का लिटमस टेस्ट है। और बाकी 2? दूसरा, इनका सही रख रखाव। चुंबकों को अगर आप ऐसे ही फेंक देंगे तो धीरे धीरे उनकी शक्ति खत्म हो जाएगी। उन्हें जोड़ों में लकड़ी के सेपरेटर के साथ और विपरीत ध्रुवों को एक साथ रखकर सहेजना चाहिए, ताकि उनका चुंबकीय क्षेत्र बना रहे। हाँ। और तीसरा, उनके ध्रुवों की पहचान। अगर आप एक चुंबक को लोहे के बुरादे में डालेंगे तो बुरादा सबसे ज्यादा उसके सिरों यानी ध्रुवों पर चिपकता है। पोल्स पर? हाँ, पोल्स पर। इससे पता चलता है कि चुंबक की असली ताकत उसके ध्रुवों में ही केंद्रित होती है। हमने अब तक उन अदृश्य शक्तियों की बात की जो वस्तुओं और ऊर्जा को नियंत्रित करती हैं। लेकिन उस सबसे बड़ी शक्ति का क्या जो खुद जीवन को नियंत्रित करती है? प्रजनन? निरंतरता सुनिश्चित करता है। ठीक है। प्रजनन मुख्य रूप से 2 तरह का होता है। अलैंगिक मतलब एसेक्सुअल, जिसमें सिर्फ एक ही जनक की जरूरत होती है, जैसे बैक्टीरिया का 2 में बंट जाना। और दूसरा? और दूसरा है लैंगिक यानी सेक्सुअल, जिसमें नर और मादा के युग्मक मतलब गैमीट्स मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मानवों में ये प्रक्रिया कैसे काम करती है? मानवों में पुरुष प्रजनन निकाय का मुख्य अंग है वृषण मतलब टेस्टिस, जिसका काम शुक्राणु यानी स्पर्म बनाना और पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन रिलीज करना है। और महिलाओं में? वहीं महिला प्रजनन निकाय का मुख्य अंग है अंडाशय मतलब ओवरी, जो अंडा या ओवा बनाता है और महिला हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। और जब एक शुक्राणु और अंडा मिलते हैं तो उसके बाद की कहानी क्या है? वो एक कोशिका से एक पूरे इंसान तक का सफर कैसे तय होता है? ये प्रकृति के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक है। शुक्राणु और अंडे का मिलना निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ये होता कहाँ है? ये प्रक्रिया महिला के शरीर में अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब में होती है। इसके बाद जो पहली कोशिका बनती है उसे कहते हैं युग्मनज, जाइगोट। एक सिंगल सेल? हाँ, जो पूरे इंसान का ब्लूप्रिंट है। फिर ये कोशिका बंटना शुरू होती है और एक गेंज जैसी संरचना बनाती है जिसे भ्रूण मतलब एम्ब्रियो कहते हैं। ये निर्माण का चरण है।
और फिर? और जब इस भ्रूण में हाथ पैर जैसे अंग पहचानने लायक हो जाते हैं, तब उसे गर्भस्थ शिशु यानी फीटस कहा जाता है। और जुड़वां बच्चे, ये मुझे हमेशा किसी जादू की तरह लगता है। एक जैसे दिखने वाले दो लोग कैसे पैदा होते हैं? इसके पीछे भी विज्ञान है, जादू नहीं। ये दो तरह से होता है। अच्छा। एक युग्मजी मतलब आइडेंटिकल ट्विन्स तब बनते जब एक ही अंडा एक ही शुक्राणु से निषेचित होता है, लेकिन विकास के शुरुआती दौर में वो एक कोशिका दो हिस्सों में बंट जाती है। इसीलिए वो हमशक्ल होते हैं। हाँ, क्योंकि उनका डीएनए बिल्कुल एक जैसा है। दूसरे होते हैं द्वियुग्मजी या फ्रेटर्नल ट्विन्स। ये तब बनते हैं जब महिला के अंडाशय से एक ही समय में दो अलग-अलग अंडे निकलते हैं और दोनों अलग-अलग शुक्राणुओं से निषेचित हो जाते हैं। तो वो बस ऐसे भाई बहन होते हैं जो एक ही दिन पैदा हुए हैं। एकदम सही। और अगर अंडा निषेचित ना हो तो शरीर में क्या होता है? तब शरीर एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया से गुजरता है। हर महीने गर्भाशय मतलब यूटेरस खुद को एक संभावित गर्भावस्था के लिए तैयार करता है, अपनी अंदरूनी परत को मोटा करके। ठीक। लेकिन जब निषेचन नहीं होता तो इस तैयारी की जरूरत नहीं रहती। तब ये परत टूटकर रक्त के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती है। इसी प्रक्रिया को मासिक धर्म मतलब मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ये यौवनारंभ से शुरू होने वाला एक प्राकृतिक चक्र है। हाँ, एक प्राकृतिक और स्वस्थ चक्र। क्या पौधों में भी जीवन को आगे बढ़ाने की ऐसी कोई लैंगिक प्रक्रिया होती है? हाँ बेक, और पौधों में ये काम फूल करते हैं। फूल का नर भाग होता है पुंकेसर, स्टेमन, जो परागकण बनाता है। पोलन। हाँ, पोलन। और मादा भाग होता है स्त्रीकेसर, पिस्टल। जब परागकण स्त्रीकेसर तक पहुंचते हैं और निषेचन होता है तो फूल में एक बड़ा बदलाव आता है। कैसा बदलाव? अंडाशय मतलब ओवरी पककर फल बन जाता है और उसके अंदर मौजूद बीजांड यानी ओव्यूल बीज में बदल जाते हैं। तो फल अगली पीढ़ी के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच है। बिल्कुल। फल असल में बीज की सुरक्षा और उसे दूर दूर तक फैलाने का प्रकृति का एक स्वादिष्ट तरीका है। तो इन सभी अदृश्य शक्तियों की हमारी इस पड़ताल से कुछ मुख्य बातें जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली, ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती और गर्म हवा में असल में तेज होती है। दूसरी, फ्यूज तार वो लेड और टिन से बना है और कम गलनांक के कारण खुद पिघलकर हमारे उपकरणों को बचाता है। सही है। तीसरी, घरों में सर्किट पार्श्वक्रम में होता है ताकि एक उपकरण बंद होने से बाकी बंद ना हो। चौथी, मानव में जीवन की शुरुआत फैलोपियन ट्यूब में होती है। और पांचवी, सूरज की गर्मी हम तक विकिरण के जरिए पहुंचती है जिसे किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। बाकी इन नोट्स को इस तरह से देखने पर ये सिर्फ तथ्य नहीं लगते बल्कि एक पूरी कहानी बताते हैं। और यहाँ पर सोचने के लिए एक विचार है। हम विज्ञान को अलग अलग अध्यायों में पढ़ते हैं, ध्वनि, बिजली, ऊष्मा, जीव विज्ञान, लेकिन असल दुनिया में ये सब एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। मतलब? जिस विद्युत प्रतिरोध से बल्ब में ऊष्मा और प्रकाश पैदा होता है वो उसी विद्युत धारा पर आधारित है जो अपने चारों ओर चुंबकत्व भी पैदा करती है, जिससे मोटरें चलती हैं। पौधों में फल का बनना उसी ऊर्जा पर निर्भर है जो उन्हें सूर्य के विकिरण से मिलती है। सब कुछ जुड़ा हुआ है। हाँ, अगली बार जब आप कोई स्विच ऑन करें या किसी फूल को देखें तो एक पल के लिए सोचिएगा इसके पीछे कितनी सारी अदृश्य शक्तियां एक साथ काम कर रही हैं। इन जुड़ावों को देखना ही विज्ञान की असली समझ है।